चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं और ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 4 है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और आरओ 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए ये आप देख चुके होंगे, यूपी कमीशन का जो है कैलेंडर है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर निकला है अभी। तो इसमें वैसे तो जितने भी पेपर इसमें होने वाले हैं, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ वो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पर जो फोकस्ड है वो ये देखिए 5 नंबर पे है अपर पीसीएस का और आरओ 8 नंबर पे है समीक्षा अधिकारी। तो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर कब था? 1 अगस्त को था, तो पोस्टपोन हो गया है। अब हमारा जो सबसे पहले पेपर होगा वो अपर पीसीएस का होगा 24 अक्टूबर 2021 को, और आरओ हो गया है 5 दिसंबर 2021 को। तो बहुत समय मिल गया है। जिनकी भी तैयारी अभी नहीं हुई थी उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो हम कवर करा देंगे आपको पूरा करंट अफेयर्स, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जीएस का पार्ट भी पूरा कवर करवा दूँ। चलिए देख लेते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है ये? तो रेल मंत्रालय के अधीन गठित एक पीएसयू है। इसका उद्देश्य है 3306 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाना, और योजना भी बनाएगा, उनका निर्माण कार्य भी करेगा, उनका संचालन भी करेगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है, डीएफसी क्या है। तो ये उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक से बनाया गया एक रेल मार्ग है। अभी तक क्या है, अभी हमारे पास एक रेल मार्ग है, उसी पे सवारी गाड़ी भी चलती है, उसी पे माल गाड़ी भी चलती है, माल वस्तुओं की ढुलाई जो करती हैं। तो क्या होता है, कभी सवारी गाड़ी के लिए मालगाड़ी को रोकना पड़ता है तो वो डिले हो जाता है, कभी मालगाड़ी के लिए सवारी गाड़ी को रोकना पड़ता है तो पैसेंजर को लेट होता है। तो इस वजह से क्या किया गया है कि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है रेल मार्ग के द्वारा, मतलब रेलवे के लिए, जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, माल और वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा। उसमें सरकार 2 डीएफसी बना रही है अभी। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी, एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डब्ल्यूडीएफसी। ये है मैप, देखिए मैप दिल पे मत लीजिएगा, ये ऐसे ही बना है। ये आपका ईस्टर्न पार्ट है भारत का, तो एक ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। ये भारत का वेस्टर्न पार्ट है, तो एक वेस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये लुधियाना से लेके कहाँ तक जाएगा, तो दानकुनी पश्चिम बंगाल तक। ये हमारा ईडीएफसी है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये दादरी से लेके जो जेएनपीटी तक है, ये हमारा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी लंबाई है 1839 किलोमीटर, और वेस्टर्न वाले कॉरिडोर की लंबाई है 1499 किलोमीटर। ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका अधिकांश हिस्से की फंडिंग किससे की जाएगी? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है उसने अधिकांश हिस्से की फंडिंग की है। और ये साहनेवाल लुधियाना पंजाब है, पंजाब से लुधियाना से लेकर दानकुनी पश्चिम बंगाल तक ये इसकी लंबाई है। और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो जीका के सहयोग से वित्त पोषित है। जीका क्या है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, इसके द्वारा फंडिंग की जाएगी। और ये आपका दादरी उत्तर प्रदेश से चलेगा और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। देखिए ये जो लुधियाना से दानकुनी तक जा रहा है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसके मार्ग में कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर विकसित किए जाएंगे। ये देखिए इतने राज्यों से होकर गुजरेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दे सकता है, 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक हटा देगा, बोलेगा कि कौन कौन से राज्यों से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरता है। ये आपका वेस्टर्न है, मार्ग में इसके प्रमुख बंदरगाह आते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, और ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब बात आती है कि इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर का मिलन स्थल कहाँ पे है? तो ये दादरी और खुर्जा के मध्य में ये दोनों मिलेंगे। इस मैप में आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये दादरी है, ठीक है, यहीं पे, यहाँ पे खुर्जा है, तो यहीं पे दादरी है, खुर्जा, इन दोनों के बीच में ही ये इनका मिलन है ईस्टर्न और वेस्टर्न का।
अब लाभ इसके देखिए क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लाभ क्या हैं। तो सवारी गाड़ियों पर भीड़ कम हो जाएगी, मालगाड़ी की गति बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि मालगाड़ी स्लो हो जाती हैं, कभी सवारी गाड़ी की वजह से डिले होती हैं, और ऐसी पटरियां भी नहीं हैं जो ज़्यादा लोड वाली मालगाड़ी को सपोर्ट कर सके। क्षमता बढ़ी जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, व्यापार सृजन होगा, रसद लागत में कमी आएगी, माल की तीव्रता से आवाजाही होगी, रोजगार सृजन भी होगा। ये देखिए इसके मैप से समझते हैं, ये अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न है हमारा जो माल का परिवहन होता है। ये जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा, जब उससे माल आवाजाही होगी तब ऐसे होगा। अभी देखिए क्या है कि हाइट इतनी है 4.265 मीटर है, ये पूरी रेल है हमारी, ये पटरियों से लेके और पूरे डिब्बे की ऊंचाई है, ये हाइट है। दूसरा, जब डीएफसी बन जाएगा तो हाइट देखिए बढ़ जाएगी, ये वेस्टर्न डीएफसी के लिए हाइट होगी और ये ईस्टर्न डीएफसी के लिए हाइट होगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई भी देखिए 3200 mm है, यहाँ पे 3660 mm हो जाएगी। चौड़ाई भी इसकी बढ़ाई गई है, देखिए काफ़ी स्पेस हो रहा है। कंटेनर स्टैक यहाँ पे सिंगल स्टैक है, अभी जो वर्तमान में मालगाड़ी चल रही है वहाँ पे सिंगल स्टैक ही है, मतलब सिंगल डेकर है, और यहाँ पे डबल स्टैक हो जाएगा कंटेनर। ट्रेन लेंथ भी बढ़ी जाएगी, देखिए 700 मीटर से 1500 मीटर ट्रेन हो जाएगी, बहुत सारे डिब्बे ऐड कर दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें माल लादा जा सकता है। ट्रेन लोड कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी 500 टन, अभी क्या है कि 5000 टन लोड ट्रेन लेके जाती है और आगे 13000 टन तक इसे बढ़ाया जाएगा। अब देते हैं डीप ओशन मिशन क्या है। 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है गहरे महासागर का पता लगाना, महासागर के अंदर, जैसे ये आपका डीप ओशन मिशन पे है, ये भाई साहब डीप ओशन मिशन पे है, ये देखिए कुछ खोज रहे हैं यहाँ पे, गहरे महासागर में बहुत सी चीज़ें हैं उनका पता लगाना। मिशन है गहरे समुद्र में खनन करना, अंडर वाटर वाहन का विकास करना, अंडर वाटर रोबोटिक्स, गहरे महासागर में रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग करना, समुद्री जलवायु परिवर्तन के लिए सलाहकार सेवा के रूप में कार्य करना। मिशन के तहत योजनाबद्ध 2 योजनाएं हैं। 2 योजनाएं कौन सी हैं, तो एक है विलवणीकरण संयंत्र, ज्वारीय ऊर्जा द्वारा संचालित अपतटीय विलवणीकरण संयंत्र, पनडुब्बी वाहन का विकास जो कम से कम 6000 मीटर की गहराई तक जा सके। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर है, तो 1999 में स्थापित हुआ था, हैदराबाद में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। आकाश मिसाइल, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि ये इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है, मित्र देशों को, शत्रु नहीं मित्र देशों को आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब ये हमारे मेक इन इंडिया बनाया जाएगा तभी भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों जो योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों योजनाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली ये हमारी आकाश मिसाइल है। ये कई दिशा में जा सकती है और कई लक्ष्यों को एक साथ भेद सकती है, सभी मौसम में कार्य करती है ये। इसकी जो स्पीड है 2.5 मैक है, ध्वनि की गति से 2.5 गुना अधिक है। नाभिकीय क्षमता न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की दूरी से ये बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकती है, शत्रु देश की लड़ाकू जेट विमान को मार के गिरा सकती है, ड्रोन क्रूज मिसाइल, इन सब को ये मार के गिरा सकती है हमारी आकाश मिसाइल। इसका विकास हुआ था किस प्रोग्राम के तहत, तो IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत एक परियोजना थी, इसके तहत आकाश, नाग, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, इन मिसाइलों का विकास किया गया है। ये मोबाइल लॉन्चर है, मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इसका संचालन राजेंद्र रडार के द्वारा किया जाता है। अब देखिए कुछ देख लेते हैं IGMDP के बारे में, थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी स्थापना का विचार किसने दिया था, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 26 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और हमारे रक्षा बलों को विभिन्न प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके उनको मजबूत करना। इसके तहत 5 प्रकार की मिसाइल प्रणाली विकसित की गई हैं। कौन कौन सी हैं, एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी है मतलब सतह पे है, तो सतह से सतह में देखिए 2 मिसाइल इसमें है, सतह से सतह पे सरफेस टू सरफेस 2 मिसाइल है, सरफेस टू एयर, और एक है एंटी टैंक मिसाइल। तो देखिए सरफेस टू सरफेस जो 2 है, एक पृथ्वी है सतह से सतह, एक अग्नि है सतह से सतह पे।
जो पृथ्वी है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जो अग्नि है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, त्रिशूल और आकाश ये सरफेस टू एयर है, सतह से आकाश में मार करने वाली हैं। त्रिशूल कम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मध्यम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। नाग है एंटी टैंक मिसाइल, शत्रु देश के जो टैंक हैं उन पर यह अटैक करेगी। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मतलब एक बार दागो तो ये अपने जो टारगेट होगा उसको भेद कर ही रहेगी। ये पृथ्वी मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल है, ये त्रिशूल है, ये हमारी एंटी टैंक मिसाइल है जिसे हम बोलते हैं नाग। ठीक है, ये देखिए स्थल से छोड़ी जा रही है तो ये नाग मिसाइल जाएगी और शत्रु देश के टैंक को नष्ट कर देगी। ये भी हमारी एंटी टैंक मिसाइल है, लेकिन ये नाग जो मिसाइल है इसी का ये एयर वर्जन है, मतलब ये हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाएगी। ये क्या है, सतह से छोड़ी जा सकने वाली है, ये वायु से छोड़ी जा सकने वाली है। तो वायु का नाग वर्जन कौन सा है, हेलिना, इसे बोलते हैं हेलिना। भारतीय रक्षा निर्यात, मार्च 2020 में सिप्री ने आंकड़े प्रकाशित किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री आंकड़े प्रकाशित करती है जो वैश्विक आधार पे कि किन देशों ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है रक्षा के क्षेत्र में और किन देशों ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। तो भारत 2015 से 19 तक 19वें स्थान पे था निर्यात में, और 2019 में ये 23वें स्थान पे रहा। वैश्विक हथियारों के निर्यात में जो आपका मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनके जो निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, मात्र 0.17% है, 0.17%। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात करना है। देखिए, जापान द्वारा भारत को आधिकारिक विकास सहायता, जापान ने भारत को ODA से सहायता दी है। ODA क्या है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये है जापान, मतलब जापान का द्वीप है, कौन से 4 द्वीपों से मिलकर बना है। मेन जो 4 द्वीप हैं आपके होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप और इसी पे 4 बड़े इसके शहर हैं, ओसाका, नागोया, टोक्यो, याकोहामा। हाल ही में भारत और जापान के मध्य 50 बिलियन येन, 50 बिलियन येन का मतलब है कि 3,550 करोड़ रुपए के ऋण के लिए समझौते हुए हैं। जापान से भारत ने ऋण लिया है। ये जापान की ODA ऋण का हिस्सा है। ODA ऋण कौन सा होता है जापान का, तो ऐसी सरकारी सहायता, जापान की ODA ऋण जो है ऐसी सरकारी सहायता है जिसे विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए और जो वो कल्याणकारी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं उन योजनाओं के लिए को बढ़ावा देने के लिए जापान देता है। जो भी विकासशील देश हैं उनको उनके आर्थिक विकास के लिए और उन देशों के द्वारा चलाई जाने वाली गरीब कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार ऋण देती है, उसी को ODA बोला जाता है। सैन्य उद्देश्यों के लिए जो ऋण दिया जाता है वो अलग है, ODA से अलग होता है। इसमें ब्याज दर बहुत कम है, देखिए 0.65% ब्याज दर है, कहीं इंटरेस्ट रेट है। 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है और 5 वर्षों के लिए इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है इस ऋण का, ODA का, तो उद्देश्य हमने बताया भी कि देखिए जो विकासशील देश हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित जो प्रधानमंत्री गरीब है, जी है ये PMG के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको समर्थन प्रदान करने के लिए ODA देता है जापान। टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए, सुविधाओं से लैस अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए। PMGKY बाद में कभी डिटेल में जब योजनाएं पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। खाद्यान्न वितरण की योजना है, 2016 दिसंबर 2016 में लॉन्च की गई थी और इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है वो चाहें तो 49.9% टैक्स और सरचार्ज सब मिला के गवर्नमेंट को दे दें और बाकी जो पैसा बचेगा उसमें से कम 25% PMGKY गरीब कल्याण योजना में दान कर दे, बाकी अपने पास रख लें। निर्माण श्रमिकों को समर्थन और सहायता देने के लिए कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मचारियों का बीमा का प्रावधान भी इसके तहत किया गया था। असम में स्वायत्तता की मांग उठी है, बहुत पहले से उठती रहती है। असम में क्या हुआ है कि अनुच्छेद 244A को लेकर असम के भीतर स्वायत्त राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण को लागू करने की मांग की गई। अनुच्छेद 244 क्या कहता है हमारे संविधान का कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध है। अनुच्छेद 244 में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा इस विषय में डिटेल से बताया गया है और इसमें कहा गया है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होंगे वही होंगे जिन्हें राष्ट्रपति परिभाषित करेगा, राष्ट्रपति जिनकी मतलब अधिसूचना जारी करेगा और इनका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में है। जो इस प्रकार के क्षेत्र होंगे राष्ट्रपति बताएगा कि ये क्षेत्र कौन से हैं और
5वीं अनुसूची में इनको डिटेल में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 244A, इसमें कहा गया है कि असम के कुछ आदिवासी, असम जो राज्य है ये हमारा है प्यारा भारत, देखिए ये सिक्किम है, ये 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये 7 राज्य हैं, ये असम राज्य है, ठीक है। तो असम और असम राज्य का ही ये एरिया जो है इसे हम बोलते हैं कार्बी आंगलांग, ठीक है। इसको देख लीजिए, अभी आगे इसी में आएगा। असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों, अनुच्छेद 244A को लेकर मांग क्या उठती है कि असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्वायत्त या स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल भी बनाना या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना। मतलब असम राज्य के अंदर एक और राज्य बना दो, उसको बिल्कुल अपने मतलब स्वशासी राज्य बना दो, वो खुद शासन करेंगे वो राज्य, उसका विधानमंडल भी बना दो और मंत्रिपरिषद बना दो या तो दोनों को बना दो। अनुच्छेद 244A का 1 जो है ये क्या कहता है, संसद असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी, यानी संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है संविधान के अनुच्छेद 244A1 के द्वारा कि संसद चाहे तो असम राज्य के भीतर भी एक स्वशासी राज्य बना सकती है। पृष्ठभूमि देखिए, कार्बी आंगलांग मैंने दिखाया अभी, कार्बी आंगलांग कौन सा क्षेत्र है असम के अंदर। इस क्षेत्र के लिए स्वायत्तता, एक स्वायत्त राज्य मतलब इस क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से अपील कब से की जा रही है, 1986 से ही। 1986 से ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमको एक ये एरिया मिलाकर असम का कार्बी आंगलांग वाला हमको दे दीजिए, हम ये राज्य बना दीजिए और हम अपना यहाँ पे शासन चलाएंगे। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आदिवासियों द्वारा बसाए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र होते हैं। ये आदिवासियों के क्षेत्र होते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा की दृष्टि से दोनों दृष्टि से बहुत पिछड़े होते हैं। अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन होगा कहाँ, तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है कि जो इस प्रकार के क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन कौन करेगा, किस प्रकार से होगा। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए 4 राज्यों को छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं इनको छोड़ दीजिए। बाकी जितना भी है पूरे देश में इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी अन्य पूरे देश के सभी राज्यों के जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया अनुसूची 5 में। मतलब कि पूरे भारत में से ये 4 राज्य छोड़कर बाकी पूरे भारत का जो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होगा उसके प्रशासन और उसका नियंत्रण के बारे में प्रावधान है अनुसूची 5 में। वर्तमान में 10 राज्यों के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। अब 6ठी अनुसूची, जो 4 राज्य 5वीं अनुसूची में छोड़े गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 5 लेके करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो में।